हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज आइए बात करते हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी की साइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर 15 हमारे चारों ओर के वायु। वायु हमारा दोस्तों, वायु वायु के बिना हम जी नहीं सकते। वायु ही हमारे प्राण है। वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं एयर के बारे में। ये हमारे इसका प्रकृति में शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि अध्ययन 9 में हमने यह सीखा है कि सभी सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने सभी वायु को देखा है? तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब जब पेड़ों की पत्तियां खरखराती हैं या खरखरात या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। तो पंखे के चालू होने पर भी खुली पुस्तकें की पृष्ठ आवाज़ करने लगती हैं। तो के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप याद है कि जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावित होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है और कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है। क्या आपने कभी खिड़की से खेले हैं? चित्र 15.1 में दिखाई गया कि विभिन्न प्रकार की खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ दिखाई गई हैं दोस्तों। कि बचपन में हम लोग इसका पेड़ का भी पत्ते का यूज करते थे खिड़की बनाने के लिए। ये कागज़ का है, ये दिखाया गया है। आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक खिड़की बनाते हैं। तो 5.2 चित्र 5.2 देखिए दोस्तों। 5.2 एक साधारण खिड़की बनाना। तो किस तरह एक खिड़की बनाते हैं? तो इसको किस तरह, यही क्रियाकलाप दिया गया है कि खिड़की की डंडी को परखिए और उसे एक खुले क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या खिड़की घूमती है? खिड़की को तो कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वाद सूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 15.3 वाद सूचक यहाँ दिखाया गया दोस्तों। वाद सूचक, ये चित्र 15.3 वाद सूचक, यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो अपनी मुट्ठी बंद करें और इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2, कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? तो अब इसे उल्टा कीजिए। तो अब इसके अंदर कुछ है। चित्र 15.4 एक खाली बोतल से प्रयोग दिखाया गया कि जब भी खाली बोतल को उल्टे करके इसमें दिखाते हैं तो उसमें एयर भरा हुआ रहता है, इसमें पानी नहीं जाता है। जो ही उसको टेढ़ा करते हैं तो दोस्तों देखिए, टेढ़ा करने के बाद इसमें पानी भर गया है। इसमें एयर है, इसमें पानी नहीं भरा है। उसको जो ही टेढ़ा किया तो उसमें भर गया पानी। तो अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोइए। तो बोतल को ध्यान से देखिए कि क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है। अब बोतल को थोड़ा सा भी तिरछा कीजिए तो क्या पानी बोतल में प्रवेश करता है? तो क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? तो क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही है। तो यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। तो बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होता है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आता है। तो और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है या बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? चित्र 15.5 में दिखाया गया है कि पर्वतारोही जब भी चलते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों कि 15.5 में पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? आइए आगे बात करते हैं। 15.2 वायु किससे बनी होती है? कि यहाँ बोला गया 15.2 में कि वायु किससे बने होती हैं। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे जलवाष्प हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थिति जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन इसके बारे में बात करते हैं कि क्रियाकलाप 3, आपके शिक्षक की उपस्थिति में 2 उथले पात्रों में 2 समान आकार की मोमबत्ती को बीचों बीच लगाएं। अब पात्रों में कुछ पानी डाल दें। अब मोमबत्ती जलाएं। तो चित्र 15.6 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर, ये 15.6 देखिए मोमबत्ती देखिए दोस्तों। वायु में ऑक्सीजन है। देखिए इसमें ग्लास को ढककर मोमबत्ती को ये जलाया गया। जब तक इसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा दोस्तों। जो ही इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ये जलना बंद कर देगा, बुझ जाएगा।
तो इसमें यह वही बात बताई गया है कि चित्र 15.6 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर वायु में ऑक्सीजन है, वायु में ऑक्सीजन है कि एक एक गिलास उलट उलट कर रखते हैं और एक गिलास दूसरे से बड़ा है। तो ध्यानपूर्वक देखें कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी की सतह को क्या हुआ, क्या मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं या फिर बुझ जाती है। तो यह गिलास के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है। मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न भिन्न लंबाई के दो गिलासों से अपने पक्षों में कोई अंतर आता है? क्या इसका कारण हो सकता है? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती तथा वह बुझ जाती है। वही बात बोला गया दोस्तों, जब तक उस गिलास में ऑक्सीजन है तब तक वो जलती रहती है। जब भी वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो जल ऊपर चढ़ जाती है तथा जल के ऊपर चढ़ने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगला बात करते हैं नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अभी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने के सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपस्थिति नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। जो कुछ भाग है दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन तो यूज हो गया जलने में, कुछ भाग जो उपयोग में नहीं मोमबत्ती के जलने में नहीं उपयोग हुआ तो वो बचा हुआ भाग ही नाइट्रोजन है। जैसे इस गिलास में ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन ये यूज हो जाता है जलने में, और जो वायु अलग से जो उसमें बच जाता है तो वो क्या होता है जलने के बाद देखिएगा उसमें कुछ उसमें गैस बची हुई, तो वो गैस क्या है? वही नाइट्रोजन है दोस्तों। तो वही बोला गया इसमें क्या है, तो यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। ये 5 में से 4 भाग तो ऑक्सीजन रहता है, इसमें एक भाग है ना तो वो नाइट्रोजन रहता है। आइए बात करते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने दम घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटी अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पदार्थ एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति कर मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस बनाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बंद कमरे में पहले ज़माने में दोस्तों किसी गाँव में यदि बिजली नहीं रहता था तो लोग क्या करते हैं कि एक होते कि कोई जैसे केरोसिन तेल का एक कोई जलने वाला या कोई बोतल में डल जाते थे तो उसको यूज़ करते थे। तो वो होता कि भर रात जलते रहता, जिसके कारण कितना आदमी को दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देखिएगा भर रात में वो गैस भर जाता था पहले, तो होता कितना आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती थी। ये पहले बहुत से गाँव में जिस गाँव में बिजली नहीं होते थे ऐसा बोला गया है, ऐसा जानते हैं कि। आइए आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों बनाते हैं। मिट्टी या केरोसिन के तेल एक ही होता है दोस्तों कि धूल तथा धुआं ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। तो धुएं में कुछ गैसों एवं सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं कि ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4, आपने विश्वविद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए और सारे दरवाजे या खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। तो जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उस ओर के दरवाजे का खिड़की की ओर बिल्कुल थोड़ा सा खोलें जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। तो अंदर आते हुए सूर्य का किरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दिखाया गया दोस्तों 15.7 में ये दिखाया गया है कि वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन कीजिए। यह दिखाया गया 15 कि एक सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये छोटी सी छेद से बंद कमरे में, तो इसमें बहुत सा धूल कण दिखाई देगा। जैसे आपको रात को समय टॉर्च जलाएं तो उसमें भी देखना दोस्तों, तो टॉर्च की जो रोशनी जो प्रकाश है रोशनी है उसके सामने कितनी धूल उसमें दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि धूल की कणें वायु में धूल के कणों की उपस्थिति रहते हैं। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं? चित्र 15.7 में देखें। यह कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन कर आते हुए कि सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा जिसमें धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे बाल तथा सुलेष्मा उपस्थिति होते हैं। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखो हमारे जब भी सांस लेते हैं छोटे बाल तथा या सुषमा उसके यदि ये छोटे बाल सुषमा यदि नहीं रहते हमारे अंदर वो छोटे जाएंगे दोस्तों, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, जैसे बीमारी हो जाएगी। जैसे लोग दोस्तों ज़्यादातर लोग अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। तो ये छोटे कण अंदर जाने के बाद जैसे वायु को फिल्टर नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावकों ने आपको मुँह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुँह से सांस लेंगे तो आइए पहले देखते हैं, बूझो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र 15.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है। कि आइए बात करते हैं आगे। अगर आप मुँह से सांस लेते हो तो
वो तो हानिकारक धूल कण कण आपके आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और इसे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों की मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा, पहले आगे देखते हैं कि एक, देखिए दोस्तों, यहाँ भीड़ भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण कर रहे हैं। तो क्यों दोस्तों, यहाँ धूल कण सबसे ज़्यादा है, वायु प्रदूषित है, छोटे छोटे कण ज़्यादा है, जिसके कारण वो लगाना अनिवार्य हो जाते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियां को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो यह धुंधली क्यों हो जाती है। वो जो जानना चाहते हैं कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आइए इस सब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए पट्टी दिखाई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन डाइऑक्साइड दिखाए गए हैं, कि उन जलवाष्प एवं दूसरी गैसें भी यहाँ दिखाई गए हैं, कि यहाँ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद अन्य गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बारे में वायु की संरचना, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं डिटेल्स कि ऑक्सीजन तथा यहाँ बोला गया है कि हाँ, हमने देखा है कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं, जैसे 15.9 में दिखाया गया चित्र देखो दोस्तों, 15.9 में दिखाया गया है कि कुछ गैस, अन्य जलवाष्प तथा धूल कण भी उसमें दिखाया गया है, कि जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का धूल कण भी यहाँ इसमें दिखाया गया, इसमें है ये कि वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर 99% भाग बनाती हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोनों मिलकर तो 99% बनाते हैं, लेकिन 1% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों, यहाँ देखो दोस्तों 1% जो है ना, 1% में क्या होता है कि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प एवं दूसरी गैस भी होता है। ये दोनों गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोनों मिलकर 99% बनाती है, और 1% जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मिलकर जो बनाती है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। 15.3 पानी तथा मिट्टी में रहने वाले पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं। तो आइए क्रियाकलाप 5 देखते हैं कि बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए और इसको त्रिपाद या स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। तो पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र 15.10 जल में वायु विद्यमान होती है। इसमें ये दिखाए गए दोस्तों, देखिए ये छोटे छोटे बुलबुले, ये छोटे छोटे जो बुलबुले छोटे हैं, यही ऑक्सीजन है दोस्तों। यही क्रियाकलाप बताया गया। आइए बात करते हैं कि अंदर की सतह को देखिए कि आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं कि 15.10 में देखा, ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें देखिए छोटे छोटे बुलबुले ये दिखाई देते हैं। तो ये दर्शाता है, ये छोटे छोटे बुलबुले ये वायु में घुली हुई ऑक्सीजन को दर्शाता है। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। तो आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 या 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मछली है ना, मछली क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन घुली हुई जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, उसी का जो मछलियाँ यूज करते हैं, अपनी गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। जो जीव गहरी पट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 देखते हैं कि एक बीकर या कांच के गिलास में सूखे मिट्टी का एक ढेला लीजिए और इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। कि चित्र 15.11 में देखिए क्या होता है। चित्र 1 में देखिए मिट्टी में वायु कैसे होते हैं, कि मिट्टी में वायु कैसे उसी में दिखाया गया है। कि आइए आगे बात करते हैं। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखा है। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें शोषण के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए की जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों के द्वारा वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। जैसे दोस्तों मेढक भी क्या करता है कि जमीन के अंदर जो छिद्र होते हैं उसी के द्वारा, जमीन के अंदर रहते हैं जो छिद्र होता है उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं। जो ही बारिश के टाइम में देखना दोस्तों, मेढक एकदम आवाज़ करते हैं कि वो क्या करते हैं, पानी भर जाते हैं वो छिद्र में, जिसके कारण मेढक ऊपर आ जाते हैं, जिस कारण वो आवाज़ बारिश के टाइम में बहुत जोर से आवाज़ करते रहते हैं। तो आपने सुना देखा होगा कि मेढक जब भी अच्छी खासी बारिश होती है तो मेढक ऊपर आके तो बहुत जोर से आवाज़ करने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं दोस्तों उसमें ऑक्सीजन रहते हैं और ऑक्सीजन की जगह पर वो पानी भर जाते हैं, जिस कारण ये होते हैं। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल का ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है। आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिस्थापित वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। ये 15.4 में बात करते हैं 15.4 में कि
वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्यय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं कि इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हाँ दोस्तों, जो पौधे होते हैं कि जो पौधे श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन वो उत्पन्न करते हैं। जितना ऑक्सीजन वो उपयोग करते हैं उससे अधिक दोस्तों क्या करते हैं, पौधे उत्पन्न करते हैं। इनमें से पौधे भी ऑक्सीजन उपयोग करते हैं श्वसन में, लेकिन उससे ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं ऑक्सीजन। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.12 को देखिए। ये पवन चक्की है दोस्तों, चित्र 15.12 में देखिए पवन चक्की कैसे होती है। जो पवन की उपस्थिति में ये चलते हैं, ये चारों साइड घूमते हैं। 15.12 में पवन चक्की को दिखाया गया है। आइए अगले बात, वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में भी, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज़ों को चलाने में भी सहायता करते हैं। पक्षी या चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। हाँ दोस्तों, देखो वायु कितनी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु के कारण ही कि पवन चक्की घूमती। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और आटा चक्की चलाते हैं। पवन या विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। नाव को खेने में भी काम करता है। ग्लाइड, पैराशूट तथा हवाई जहाज, दोस्तों हवाई जहाज उड़ते हैं। बिना वायु के बिना तो हवाई जहाज, पक्षी इसकी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे चमगादड़, कीड़े, वायु की उपस्थिति के कारण ही। जब वायु नहीं रहेगा तो दोस्तों तो कोई जीव जंतु भी नहीं रहेगा। वही है, वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर पैमानों में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ दोस्तों, जल चक्र में भी वायु बहुत ही भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, वायु। तो वायुमंडल आपने इसी सब पढ़ लिया। वायुमंडल संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की, इस बारे में पढ़ लिया। आइए सारांश देते हैं कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन चक्की कहते हैं। वायु जगह छेड़ती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन ज्वलन और श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस चैप्टर में इतना पढ़ा। दोस्तों इसको अभ्यास करना, इसको जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ना और इसको अभ्यास करना। अभ्यास नहीं करेंगे तो इसको कुछ नहीं सीख पाएंगे। इस चैप्टर में धीरे सेलेक्ट करना, इसको अभ्यास करना दोस्तों। एक क्रिया क्लब। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगले